नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। और हिस्ट्री की ये अपनी सीरीज है। इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहमनी साम्राज्य के जो अवशेषी राज्य हो गए थे 5 बाद में, उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने बहमनी साम्राज्य के बारे में देख लिया था, कौन उसका प्रथम सुल्तान होता है, कौन अंतिम होता है ना, ये हमने देख लिया था। आज का जो लेक्चर होने वाला है, हमने देखा था कल के लेक्चर में लास्ट में कि बहमनी साम्राज्य टूट जाता है और 5 भागों में बट जाता है। तो वो 5 जो अवशेष राज्य है ना, उनके बारे में हम आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि खुदा ना खास्ता अगर यूपीएससी कहीं से क्वेश्चन बना ले, तो आजकल यूपीएससी का भरोसा नहीं है। तो हम क्या है कि थोड़ा सा प्रिपेयर होके चलते हैं पहले ही ऑलरेडी, कि हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हाँ जी, तो ये हमने 5 अवशेष राज्य कल देख लिए थे बहमनी साम्राज्य के टूटने के बाद। अहमदनगर, बीजापुर, बरार, बीदर और गोलकुंडा, है ना। ये 5 राज्य हमने देख लिए थे कल, आज एक बार फिर देख लेते हैं। अब इनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, है ना। हाँ जी, ठीक है। सबसे पहले बीजापुर के बारे में देखते हैं। बीजापुर जो है, इसमें आदिल शाही वंश जो है उसका शासन होता है बीजापुर में। और इसकी स्थापना कौन करता है? यूसुफ आदिल शाह, इसलिए बाद में आदिल शाही वंशी कहलाने लगता है। तो यूसुफ आदिल शाह जो है वो बीजापुर का एक स्वतंत्र आदिल शाही वंश की वो स्थापना कर लेता है। ये कहाँ, ये अपना पहले देखा जाए तो ये बहमनी साम्राज्य का ही अंग पहले हुआ करता था। महमूद गवां की कल मैंने बात करी थी आपको, महमूद गवां प्रधानमंत्री हुआ करता था, है ना। तो महमूद गवां के सेना में ही बड़े ऊंचे पद पर था ये, बड़ा रैंक का ऑफिसर हुआ करता था ये यूसुफ आदिल शाह। पर जब बहमनी साम्राज्य टूट गया तो ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है और अपना स्वतंत्र शासन स्थापित कर लेता है। बड़ा अच्छा आदमी होता है ये। इसने हिंदू जो लोग होते हैं उनके साथ भी अच्छा व्यवहार ये करता है और उनको बड़े बड़े ऊंचे पदों पर ये नियुक्ति भी देता है। और बीजापुर का ये पहला सुल्तान था जिसने शाह की उपाधि धारण करी थी। भाई, बीजापुर की स्थापना इसी ने करी है, तो बीजापुर का पहला सुल्तान तो यही होगा। तो बीजापुर का पहला ही ये सुल्तान था जिसने शाह की उपाधि धारण करी। और इसने फारसी के स्थान पर कौन सी भाषा का इस्तेमाल करना शुरू किया? वहाँ पर हिंदवी भाषा, हिंदवी या दक्कनी उर्दू जिसे कहते हैं। दक्कनी उर्दू आपको पता है, हैदराबाद में जो भाषा बोली जाती है ना, हैदराबाद में जो भाषा बोली जाती है वो है दक्कनी उर्दू। तो उसका इस्तेमाल जो है यूसुफ आदिल शाह ने अपने राज्य में फारसी के स्थान पर करवाना इसने राजभाषा के रूप में शुरू कर दिया। इसके बाद में एक शासक आता है अली आदिल शाह, और इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानने वाली बात नहीं है। इसके शादी जो है चांद बीबी से हुई थी, ये इतना आपको याद रखना है। ये चांद बीबी जो है आगे भी जब हम पढ़ेंगे अहमदनगर तब आएगी। तो ये चांद बीबी है, इससे शादी हुई थी अली आदिल शाह की। ठीक है। फिर इब्राहिम आदिल शाह एक राजा आता है, बड़ा ही ये विद्या प्रेमी भी होता है, साथ ही साथ सॉरी, ये विद्या प्रेमी तो होता ही है, साथ ही साथ बड़ा ही दयालु किस्म का ये सुल्तान हुआ करता था, है ना। तो इसकी प्रजा इसको क्या कहने लगती थी बाद में? जगत गुरु की उपाधि जनता ने इसको दे दी थी, क्योंकि ये गरीबों की बहुत सहायता किया करता था। तो इसे निर्धनों का मित्र, अबला बाबा, है ना, जगत गुरु, इस प्रकार की उपाधि से धारण इसने इसको उपाधि प्रदान कर दी थी, जनता नहीं कर दी थी। ठीक है। और हिंदी गीत संग्रह इसने लिखा जो है, उसकी रचना करी किताब नौरस। ये याद रखना आपको, किताब ए नौरस, है ना, ये याद रखना। किताब नौरस किसने लिखी? तो किताब नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जो था उसने इसकी रचना की थी, किताब नौरस। और इसमें हिंदी गीत हुआ करते थे। ठीक है। इसके काल में जो है फरिश्ता, अब आप कहोगे सर फरिश्ता धरती पर कैसे आ सकता है? फरिश्ता तो वहाँ होते हैं जन्नत में, वहाँ होते हैं। तो देखिए वो वाला फरिश्ता नहीं, इसका नाम फरिश्ता था। ऐसा तो भगवान के नाम के मेरे भी दोस्त हैं, तो अब क्या वो भगवान थोड़ी हो गए? हाँ, तो वही तो फरिश्ता नाम का जो आदमी था उसने तारीख फरिश्ता लिखी थी, वो इसी के काल में लिखी थी। कब? बीजापुर के सुल्तान के काल में, इब्राहिम आदिल शाह के काल में ही उसने तारीख फरिश्ता लिखी थी। तारीख फरिश्ता कौन लिखेगा? फरिश्ता लिखेगा। ठीक है। फिर जो है इस वंश का जो सुल्तान था महमूद आदिल शाह, उसका मुगल सम्राट शाहजहां के साथ संघर्ष हो जाता है। देखिए अकबर आता है, अकबर के बाद में जहांगीर के बाद में उसका पुत्र आता है शाहजहां। तो शाहजहां जो है उसके साथ संघर्ष हो जाता है महमूद आदिल शाह का। ठीक है। और लास्ट में तो 1686 ईस्वी में तो औरंगजेब ने बीजापुर को अपने साम्राज्य में वो मिला लेता है हमला करके। ठीक है। और आदिल शाही सुल्तानों ने स्थापत्य के कला में भी इन्होंने बहुत काफ़ी योगदान दिया था। और अगर देखा जाए तो जो गोल गुंबज है ना, वो किसने बनवाया था? तो इन्हीं बीजापुर के शासकों ने गोल गुंबज
बनवाया था। ठीक है, साथ ही साथ एक खास मस्जिद, गगन महल, इब्राहिम द्वितीय का मकबरा, ये इन्हीं लोगों ने बनवाया था। और ये जो फरिश्ता जा तारीख़ फरिश्ता इसने लिखी थी, इसने इन्हीं के काल में, बीजापुर के सुल्तानों के काल में ही तारीख़ फरिश्ता की रचना करी थी। तो इसके में क्या याद रख लेना है बीजापुर में कि यूसुफ आदिल शाह नाम का जो है वो शासक हुआ, उसने इसकी स्थापना करी। कहाँ से स्वतंत्र होकर? बहमनी साम्राज्य से स्वतंत्र होकर वो बीजापुर की स्थापना करता है। देखिए यहाँ से मैच कराने के लिए मेरे हिसाब से अगर यहाँ से कोई यूपीएससी वाला क्वेश्चन बनाएगा तो वो ये देगा, एक तरफ तो ये पांचों राज्य दे देगा, इधर एक तरफ इनका दे देगा कि हाँ कौन सा वंश इन्हें कहते थे, और इनसे मैच कराने के लिए बोल देगा। तो बीजापुर में कौन सा वंश था? आदिल शाही वंश की स्थापना हुई थी। बीजापुर में आदिल शाही वंश का शासन हुआ करता था। इसका एक राजा था इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इसे जगत गुरु, अबला बाबा इसे कहा जाता था, है ना, निर्धनों का मित्र इसे कहा जाता था। और इसने हिंदी गीत की किताब लिखी थी, किताबे नौरस इसने लिखी थी। साथ ही साथ तारीख़ फरिश्ता जो था का लेखक जो था फरिश्ता, वो इन्हीं के दरबार में रहा करता था। ठीक है, आगे चलें। तो ये हमने देख लिया बीजापुर। बीजापुर में आदिल शाही वंश। अब आ जाता है बरार में होता है इमाद शाही वंश। इमाद शाही वंश, ये यहाँ से मेरे हिसाब से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो बरार में इसकी स्थापना कौन करता है? बरार की फतेहुल्लाह इमाद शाह जो है वो बरार की स्थापना कर देता है। वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है और बरार जो है वो एक स्वतंत्र राज्य बन जाता है। और इसने इमाद शाही वंश की स्थापना की। देख ली, तो ये इमाद शाही वंश का शासन कहाँ हुआ करता था? बरार में। 1574 ईस्वी तक ये शासन करते रहते हैं। फिर अहमदनगर का सुल्तान है वो बरार को अपने राज्य में मिला लेता है। अहमदनगर देखिए, एक मिनट, अहमदनगर, ये देखिए अहमदनगर, ये तो ये बरार है, इसको अहमदनगर का राज्य सुल्तान होना, ये वाला सुल्तान इसको अपने साम्राज्य में मिला लेता है। ठीक है, तो कुछ को तो ये आस पड़ोस वाले राज्य ही मिला लेते हैं और कुछ को बाद में जो है जो अपने मुगल होते हैं वो मिला लेते हैं। तो देखिए गोलकुंडा को बीजापुर को मिला लेते हैं। कौन? उसके औरंगजेब के काल में मिला लिया जाता है उसमें मुगल साम्राज्य में। और बरार को तो कौन मिला लेता है? इसको तो अहमदनगर का राजा ही सुल्तान होता है वही मिला लेता है। फिर फाइनली जो है 1596 में अकबर इसको राज्य को जीत लेता है और अलग सूबा ही इसे बना देता है। ठीक है, बरार को अलग सूबा बना देता है। तो बरार में आपको याद रखने वाले क्या चीज़ें हैं? एक तो फतेहुल्लाह इमाद शाह जो है, फतेहुल्लाह इमाद शाह, इसने बरार की स्थापना की। और बरार में कौन से वंश का शासन हुआ करता था? तो इमाद शाही वंश का शासन हुआ करता था। इतना तो आपको याद ही रख लेना है। ठीक है, हाँ जी। फिर आ जाता है गोलकुंडा। तो गोलकुंडा के बारे में थोड़ा सा, इसमें से कुतुब शाही वंश की स्थापना, इसमें कुतुब शाही वंश का शासन इसमें रहता है गोलकुंडा में। ठीक है, और बरार में किसका होता है? इमाद शाही वंश का। और गोलकुंडा राज्य की स्थापना करने वाला कौन होता है? कुली कुतुब शाह। इसीलिए कुतुब शाही वंश की इसमें कुतुब शाही वंश का शासन रहता है। तो इस राज्य की स्थापना करता है कुली कुतुब शाह है। ठीक है, और वारंगल का जो पुराने हिंदू राज्य था उसी के खंडरों पर ये गोलकुंडा का मुस्लिम राज्य बना हुआ था। और कुतुब शाह नाम का जो ये राजा था, इसने वानसाल से अपनी राजधानी स्थानांतरित करी और गोलकुंडा में स्थापित कर ली। और कुतुब शाह जो था, ये कुली कुतुब शाह, इसका शासनकाल बहुत ही लंबा रहा और बड़ा समृद्धिशील इसका शासनकाल रहा। और गोलकुंडा बहुत ही फला फूला इसके शासनकाल में। ठीक है, फिर 90 वर्ष की जब ये उम्र में इसका बेटा होता है जमशेद, वो इसको मार देता है। ये इन राज्यों के बारे में आपको इतनी कौन मारता है, किसको मारता है, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे हिसाब से जो विजयनगर का जो साम्राज्य है वहाँ पर ये चीज़ें पूछी जा सकती है, पर यहाँ नहीं। यहाँ मेरे हिसाब से जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन बनता है ना, वो यही बनता है कि कौन से वंश का शासन हुआ करता था कौन से राज्य में। तो गोलकुंडा में किसका हुआ करता था? कुतुब शाही वंश का राज्य हुआ करता था और कुली कुतुब शाह ने इसकी स्थापना करी थी गोलकुंडा की। फिर इसमें एक शासक आता है इब्राहिम, और गोलकुंडा के जो सुल्तानों में इब्राहिम ही पहला शासक था जिसने कुतुब शाह की उपाधि धारण करी थी। ठीक है, और ये बड़ा पढ़ा लिखा आदमी हुआ करता था इब्राहिम जो था, और इसीलिए ये अपने काल में हिंदू और मुसलमान दोनों में ये लोकप्रिय हो गया था इब्राहिम, है ना, क्योंकि बहुत पढ़ा लिखा आदमी हुआ करता था। और जो हमने पढ़ा था 1565 ईस्वी का जो राक्षसी तांगड़ी तालीकोटा का युद्ध हुआ था ना, उसमें ये इब्राहिम जो था ना, उस संयुक्त मोर्चे में शामिल था। ये इब्राहिम, इसका शासनकाल भी आप देख सकते हो। ठीक है ना, गोलकुंडा की तरफ से। ठीक है, फिर आ जाता है मोहम्मद कुली शाह।
तो हैदराबाद आप आज का जानते हो ना, तो वो हैदराबाद जो है वो कौन स्थापित करवाता है, तो वो हैदराबाद मोहम्मद कुली शाह नाम का राजा होता है, वही स्थापित कराता है हैदराबाद नगर। और दक्कनी उर्दू में एक काव्य संग्रह भी लिखता है जिसका नाम था दीवान, तो दीवान के नाम से एक काव्य संग्रह भी लिखता है दक्कनी उर्दू में, ठीक है। और हैदराबाद नगर की स्थापना मोहम्मद कुली शाह ही करता है। ये बंदा देखिए उर्दू और तेलुगु दोनों को समान संरक्षण देता है, क्योंकि जहाँ इसका शासन हुआ करता था वहाँ तेलुगु भाषा भी बोली जाती थी। देखिए आज हैदराबाद कहाँ है, तेलंगाना में है ना, तो वहाँ पर तेलुगु भाषा बोली जाती है, तो वहाँ पर तेलुगु भी और जो उर्दू दक्कनी उर्दू बोली जाती थी, तो इसने दोनों को संरक्षण दिया। और इसने खुद ने भी दीवान नाम का एक काव्य संग्रह था दक्कनी उर्दू में, वो इसने लिखा, ठीक है। और कुतुबशाही स्थापत्य कला का ये संरक्षक भी हुआ करता था। दक्कनी उर्दू काव्य का ये जन्मदाता भी इसे माना जाता है। और इसकी राजधानी थी ना गोलकुंडा, वो हीरों के लिए प्रसिद्ध मानी जाती थी, है ना। तो हमने तब भी देखा था जब हम पढ़ रहे थे अलाउद्दीन खिलजी, तो मलिक काफूर को जो वो हीरा दिया जाता ना, वो हीरा यहीं से मिलना। बाद में लास्ट में औरंगजेब ने 1627 ईस्वी में इस औरंगजेब क्या करता है, इसको अपने राज्य में मिला लेता है, किसको, गोलकुंडा को, है ना। तो गोलकुंडा हमने देख लिया, कुतुबशाही वंश की इसमें शासन रहता है, इसकी स्थापना कर लेता है कुतुब शाह। तो इसका राजा होता है इब्राहिम, बहुत पढ़ा लिखा आदमी होता है ये, ठीक है। फिर एक राजा आता है मोहम्मद कुली शाह। मोहम्मद कुली शाह एक राजा आता है, वो हैदराबाद नगर की स्थापना करता है और दीवान नाम का काव्य संग्रह वो लिखता है दक्कनी उर्दू भाषा में। और इसकी राजधानी किसके लिए प्रसिद्ध थी, तो हीरों के लिए इसकी राजधानी प्रसिद्ध हुआ करती थी। अब हम आ जाते हैं अहमदनगर के बारे में। तो मलिक अहमद जो था वो अहमदनगर की राज्य की स्थापना करता है। और यहाँ पर कौन से वंश का शासन रहता है, निजाम शाही वंश का। निजाम शाही वंश का शासन रहता है अहमदनगर में, ठीक है। और इसकी स्थापना कौन करता है, मलिक अहमद इसकी स्थापना करता है। बाद में क्या होता है, इसको वास्तविकता में क्या किया जाता है कि मलिक अहमद को पहले शुरू में जुन्नर का सूबेदार बनाया जाता है। बाद में 1490 ईस्वी में अपने आप को ये स्वतंत्र घोषित कर देता है और निजाम शाही वंश की स्थापना कर लेता है। इस भाई लगा कि अपना जो बहमनी साम्राज्य कमज़ोर हो रहा है, तो अच्छा यही होगा कि हमें अपना एक नया साम्राज्य स्थापित कर ले। और अहमदनगर के सुल्तानों में बुरहान निजाम शाह पहला शासक था जिसने निजाम शाह की उपाधि धारण करी थी। किसने पहली करी थी, ये कोई याद रखने वाली यहाँ पर आपको बात नहीं है। और इसी के काल में जो है ना बुरहान मासिर नामक ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की गई थी। किसके काल में, ये जो बुरहान निजाम शाह जो था इसके काल में। तो बुरहान मासिर नामक ग्रंथ की ग्रंथ की रचना कब करी गई थी, तो आप कह सकते हैं कि अहमदनगर जो राज्य था उसके काल में इसका जो है वो रचना करी गई थी, ठीक है। फिर इसके बारे में ये चांदबी भी देखिए यहाँ पर है, एक कोई उत्तराधिकार का संघर्ष था उसमें शामिल थी, आपको याद रखने की बात नहीं है। आप इतना याद रखिए कि यहाँ का एक शासक हुआ था मलिक मुर्तज़ा। उसका वजीर हुआ करता था, नहीं प्रधानमंत्री हुआ करता था मलिक अंबर। देखिए मलिक अंबर, महमूद गवाह, ये थोड़े इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, तो इनके बारे में याद रखना है। तो ये मलिक अंबर कौन था, ये मलिक अंबर इथियोपिया का एक दास हुआ करता था ये, ठीक है, मलिक अंबर। तो बाद में आके यहाँ पर अहमदनगर में प्रधानमंत्री बन जाता है। इसी प्रकार से महमूद गवाह को भी देखा था हमने कि वो कहाँ से आया था, ठीक है ना। और बाद में क्या होता है कि यहाँ पर मलिक अंबर जो था ये क्या करता है, जिस प्रकार से महमूद गवाह वहाँ पर बहुत सारे सुधार करता है और अपने राज्य को सशक्त बनाता है, उसी प्रकार से मलिक अंबर जो है अहमदनगर में बहुत सारे सुधार ये करता है। तो टोडरमल की जो भूमि व्यवस्था थी ना उसको ये अपनाता है। टोडरमल कौन था, तो अकबर में जो उसका रेवेन्यू जो मिनिस्टर था वो था टोडरमल। तो टोडरमल वाली ये प्रणाली अपनाता है। तो पहले जब्ती व्यवस्था होती है ना उसको तो ये समाप्त कर देता है ना। और ये कौन सी व्यवस्था लेके आ जाता है, पहली जो व्यवस्था होती है ना ठेके पर देने वाली, उसको ये समाप्त कर देता है। और रैयतवाड़ी व्यवस्था या जब्ती व्यवस्था ये लेके आता है, यानी भूमि का नाप जोख करवा के फिर उसके आधार पर कर लिया जाता था सीधे कहाँ, किसानों से। और ये जो इजारा पद्धति उसमें क्या होता था कि जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता था उसको वो भूमि दे दी जाती थी और फिर वहाँ से उससे टैक्स वसूल लिया जाता था, है ना। तो ये कौन सी लगाता है, ये रैयतवाड़ी व्यवस्था यहाँ पर लागू करता है, जो टोडरमल की व्यवस्था होती है, ठीक है। और बाद में जो अहमदनगर है उसको उस मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया जाता है। पहले तो इसको एक सामंत के तौर पर, सामंती राज्य के तौर पर शामिल कर लिया जाता है मुग़ल साम्राज्य में। बाद में इसको पूर्ण रूप से मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया जाता है अहमदनगर को। तो अहमदनगर में के बारे में आपको याद रखना है, निजाम शाही वंश जो है उसका शासन कहाँ था, तो अहमदनगर में
इसका शासन था। और बुरहान महासिर नामक ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना किसके काल में की गई या किस वंश के उसमें राज्य में की गई थी? तो अहमदनगर या निजाम शाही वंश में की गई थी, ठीक है। और मलिक अंबर जो है इसका प्रधानमंत्री हुआ करता था। और ये एक मलिक अंबर जो है वो अबिसिनिया या तो आप इसे कह सकते हैं जो इथियोपिया है वहाँ का ये आदमी था, ठीक है। फिर आता है एक छोटा सा राज्य एक और, बीदर, है ना। तो बीदर में बरीद शाही वंश का राजा वो शासन रहता है, बरीद शाही वंश का शासन इसमें रहता है। और अमीर अली बरीद जो है बहमनी सुल्तान को ये अपदस्थ कर देता है और बीदर में स्वतंत्र बरीद शाही वंश की स्थापना कर लेता है, अमीर अली बरीद, ठीक है ना। बरीद से बीदर आपको याद रह जाएगा, बरीद और बरीद है इसलिए बरीद शाही वंश हो गया, और बरीद बीदर आपको याद रह जाएगा। इसे दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है क्योंकि बड़ा चालाक आदमी ये होता है। और विजयनगर के साथ जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था ना 1565 ईस्वी में, उसमें ये भी भाग लेता है, ठीक है। और जो संयुक्त मोर्चा बन गया था बीजापुर गोलकुंडा अहमदनगर का, उसमें भाग लिया था इसने, अमीर अली बरीद ने, ठीक है। और बाद में लास्ट में इसको बीजापुर में मिला लिया जाता है इस राज्य को। ज़्यादा आपको याद रखना इसमें नहीं है। फिर एक छोटा सा एक और है खानदेश। खानदेश कहाँ पड़ता था? ये जो अपने ताप्ती नदी है ना वहाँ पर ये पड़ा करता था अपना खानदेश। इसको खानदेश इसलिए कहते थे क्योंकि यहाँ के जो सारे राजा थे उन्होंने खान की उपाधि ली थी, धारण करी थी, इसलिए इसको खानदेश कह दिया जाता था, ठीक है। और इसकी राजधानी बुरहानपुर हुआ करती थी और इसके सैनिक मुख्यालय इसका था आसिरगढ़। और आसिरगढ़ एक बड़ा ही शक्तिशाली सैनिक अड्डा हुआ करता था। इसके राजाओं के बारे में आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी स्थापना होती है फिरोज शाह तुगलक के काल में। देखिए बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब होती है? किसमें? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, और इसकी फिरोज शाह तुगलक के काल में होती है। खान देश इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि खान की उपाधि धारण करते हैं, है ना। और कमज़ोर इसके उत्तराधिकारी बाद में आते हैं, इसका फ़ायदा उठाकर गुजरात और जो अहमदनगर जो है वो खानदेश के मामले में हस्तक्षेप करने लगते हैं। और बाद में अकबर इनको परास्त कर देता है खानदेश वाले राजाओं को और अपने साम्राज्य में मिला लेता है, ठीक है। ये खानदेश देखिए, ये यहाँ पर है खानदेश। तो ये अपना है महाराष्ट्र, एक मिनट, ये महाराष्ट्र है, ये थोड़ा सा ये गुजरात वाला इलाका है। तो ये यहाँ से होकर ताप्ती नदी बहती है ना। ये विंध्यन श्रेणी है, फिर यहाँ से अपनी गुजरती है नर्मदा नदी, और ये है सतपुड़ा रेंज। तो सतपुड़ा नदी रेंज के नीचे से गुजरती है ताप्ती नदी। और एक तापी या ताप्ती नदी जो है ना, इसी के आसपास बसा हुआ है कौन सा? अपना खानदेश। तो बस इतना ही है इसके बारे में, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें है नहीं है, थोड़ा थोड़ा आपको याद रख लेना है मेरे हिसाब से। तो कौन सा जो है राजवंश का शासन कौन से उसमें राज्य में था, इसके बारे में क्वेश्चन ज़्यादा बन सकते हैं, है ना। तो आप एक बार वापस से देख लें। पहले तो 5 राज्य कौन कौन से थे? एक बीजापुर, अहमदनगर, बरार, बीदर, ठीक है, और गोलकुंडा हुआ करता था। तो ये 5 राज्य हो गए। फिर इनमें बीजापुर का इसमें आदिल शाही वंश होता है बीजापुर में, ठीक है। इब्राहिम आदिल शाह इसका एक राजा होता है बड़ा, ये अबला बाबा वगैरह से कहा जाता है, बड़ा दयालु ये राजा होता है। और हिंदी गीत की एक संग्रह लिखता है, किताबें नौरस कौन? इब्राहिम आदिल शाह। बाद में औरंगजेब इसके राज्य को मिला लेता है अपने। बरार जो है इसमें इमाद शाही वंश होता है, ठीक है। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश होता है। और गोलकुंडा में का राजा था मोहम्मद कुली शाह, जो हैदराबाद नगर की स्थापना करता है, ठीक है। उसके बाद अहमदनगर राजा था, और इसके बारे में आपको याद रखना है मलिक अंबर के बारे में। इसमें मलिक अंबर के बारे में आपको याद रखना है। फिर आ जाता है बीदर में बरीद शाही वंश रहता है। और फिर खानदेश में तो खान नाम की उपाधि धारण करी थी इन्होंने, इसलिए इनको खानदेश कह दिया जाता था। और ये कहाँ पड़ता था इतना आपको याद रखिए, तापी या ताप्ती नदी जो था ना उसकी घाटी में पड़ा करता था। और इसका सैनिक मुख्यालय हुआ करता था आसिरगढ़, है ना, खानदेश। बस इतना ही है आज के लेक्चर में। और इस लेक्चर की PDF आपको मिलेगी ये वाले टेलीग्राम चैनल पे, लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से। मगर एक क्वेश्चन भी अगर यहाँ से बनता है, और अगर 20 मिनट या 22 मिनट में अगर आप इसे पढ़ पा रहे हो और आपका एक क्वेश्चन बन जाता है तो कोई बुरी बात नहीं है। इसलिए मैं ये लेके आ गया हूँ, क्योंकि UPSC आजकल ये क्षेत्रीय राज्यों से सवाल पूछने लगी है। पता नहीं कब कौन सा सवाल वो पूछ ले, तो थोड़ा प्रिपेयर अपने आप को रखना चाहिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करें।
और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ सलाह लेनी हो या देनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखते रहिए। और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।